आप सभी का इस वीडियो प्रस्तुति में स्वागत है। मेरा नाम है कौशल। मैं आपका और विद्यालोक का हृदय से आभारी हूँ कि मैं अपनी समझ और अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और शायद आपके कुछ काम आ सकूं। आशा है कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इस प्रस्तुति से कुछ न कुछ नया अपने साथ ले जाएंगे और परीक्षा हो या दैनिक जीवन हो, इसमें इसका उपयोग कर सकेंगे। विषय है समानुपात, जो दो तरह के होते हैं, सीधा और प्रतिलोम। इससे पहले कि मैं विषय की गहराई पर जाऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक परिवार में दो भाई थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। उनके घर में एक कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी। जब वह 1 साल का था तो उसके मुंह की लंबाई थी 10 इंच और उसके शरीर की लंबाई थी 20 इंच। जब वो 3 साल का हुआ तो रामू और श्यामू के पिताजी ने सोचा कि देखते हैं कि टॉमी कितना लंबा हुआ है। पता चला कि मुंह 15 इंच का हो गया है। उन्होंने रामू से कहा, जरा नाप के तो देखो उसका शरीर कितना लंबा हुआ है। इससे पहले कि रामू टेप लेकर आता और नापना शुरू करता, श्यामू चट से बोलता है, पिताजी 30 इंच। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रामू से कहा, जरा नाप के तो देखो। रामू ने नाप कर देखा तो सही में उसकी लंबाई 30 इंच थी। पिताजी हैरान हो गए और उन्होंने श्यामू को बहुत शाबाशी दी। अब इस चित्र को देखिए। ये टॉमी का शरीर है जो उम्र के साथ बड़ा हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बड़ा तो हो रहा है लेकिन देखने में एक ही जैसा लग रहा है। उम्र के साथ उसकी शक्ल या उसका शरीर बदल नहीं रहा है और वो पहचान में अभी भी आ रहा है। अब इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर भी एक काल्पनिक है जिसमें दिखाया गया है कि टॉमी उम्र के साथ ऐसा भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। आप इसमें देखेंगे कि उम्र के साथ टॉमी बड़ा हो रहा है लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसा नहीं है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है। मेरे हिसाब से पहले चित्र में उम्र के साथ देखने में टॉमी बदल नहीं रहा है। उसकी एक वजह है कि उसका हर हिस्सा, हर अंग एक ही जैसा बढ़ रहा है। मान लीजिए जब टॉमी 1 साल का था तो उसकी कान की लंबाई थी 2 इंच और पाँव की लंबाई 5 इंच। जब 3 साल का हुआ तो कान की लंबाई हो गई 6 इंच, यानी 3 गुनी हो गई। अगर पाँव भी ठीक 3 गुनी हो जाए, यानी 15 इंच का पाँव हो जाए, तो कान और पाँव एक जैसे बढ़ते लगेंगे। आपने देखा कि कान और पाँव की लंबाई में एक खास संबंध है जो उम्र के साथ नहीं बदलता। श्यामू को यह रहस्य पता था कि मुंह और शरीर में भी वैसा ही संबंध होगा।
अब देखते हैं श्यामू की चालाकी। श्यामू को पता था कि मुंह 10 इंच से 15 इंच का हो गया है, मतलब मुंह 1.5 गुना हो गया है। तो उसे पता था कि शरीर भी 1.5 गुना हो जाना चाहिए। तो उसने 20 को 1.5 से गुना कर दिया, जो कि 30 इंच के बराबर है। यहां श्यामू एक गलती कर सकता था। टॉमी का मुंह 10 इंच से 15 इंच का हुआ था, मतलब 5 इंच बढ़ गया था। तो वो सोच सकता था कि शायद शरीर भी 5 इंच और लंबा हो गया होगा, यानी शरीर 25 इंच का हो गया होगा। लेकिन अगर वो ऐसा कहता तो वो गलत हो जाता। इसलिए आप भी याद रखिए कि अंतर बराबर नहीं, अनुपात बराबर रहेगा, तभी टॉमी देखने में एक जैसा रहेगा। तो ये अनुपात पर ध्यान देना जरूरी है। 1 साल की उम्र में मुंह और शरीर का अनुपात था 20/10, यानी 2:1, या हिंदी में कहें तो 2:1। 3 साल की उम्र में भी अनुपात 2:1 है, जिसे अंग्रेजी में 2:1 कहेंगे। यानी उम्र के साथ शरीर के सभी हिस्से एक अनुपात में बढ़ेंगे, तभी वो एक जैसा दिखेगा। तो टॉमी के शरीर के अंग के बारे में जो आपने संबंध देखा कि एक अंग बढ़ने से दूसरा अंग भी बढ़ता है, परंतु उनका अनुपात हमेशा एक रहता है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। गणित में इसका खास स्थान भी है। इसे एक नाम भी दिया गया है, सीधा समानुपात, जो आज का विषय था। चलिए सीधा समानुपात के परिभाषा पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए x और y ऐसे परिवर्तनशील राशि हैं जिसमें एक के बढ़ने या घटने से दूसरा भी बढ़ता या घटता है, परंतु उनका अनुपात कभी नहीं बदलता, या कहें कि हमेशा एक रहता है। यानी x1/y1 हमेशा x2/y2 के बराबर रहता है। तो उन दोनों राशि में सीधा समानुपात का संबंध होगा। तो इसमें खास बात क्या रहा कि दो राशि होंगे x और y, उनमें ऐसा संबंध होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, और अनुपात बराबर रहेगा। ये जो मुख्य बात है उसे नीले कलर और गुलाबी कलर से दिखाया गया है। तो इस पर ध्यान दें और इस के मुख्य बात को याद रखने का प्रयास करें। चूंकि अनुपात हमेशा एक रहता है, हम उस अनुपात को एक स्थिरांक से बदल सकते हैं। मान लीजिए उस स्थिरांक को k कहते हैं, हिंदी का k, इंग्लिश का k अक्षर। टॉमी के मामले में मान लीजिए मुंह की लंबाई को अगर x मानते हैं और शरीर की लंबाई को y, तो इसका अनुपात हमेशा 1/2 के बराबर रहता है, और उसे हम k1 से बदल सकते हैं। उसी तरह कान की लंबाई और पांव की लंबाई में
2/5 का अनुपात था। यहां देखेंगे आपकी K1 K2 के बराबर नहीं है, तब भी X एंड Y और Y और V दोनों आपस में सीधे समानुपाती हैं। याद रहे कि सभी सीधे समानुपाती राशियों के स्थिरांक बराबर होना जरूरी नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में समानुपाती राशि के कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कोई भी एक वृत्त ले लीजिए और उसकी परिधि और व्यास को अगर नापेंगे तो उसमें एक खास संबंध पाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे परिधि बढ़ रही है तो उसका व्यास भी बढ़ रहा है, और परिधि और व्यास के बीच में हमेशा एक ही अनुपात रहता है, जिसे एक नाम भी दिया गया है पाई, और उसका मान हमेशा 3.14 रहता है। उसी तरह कोई भी वस्तु और उसकी छाया की लंबाई में एक खास अनुपात रहता है जो नहीं बदलता। अब इस चित्र में देखिए, एक पोल है और एक पेड़ है। पोल की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई में जो अनुपात है वही अनुपात होगा पेड़ की ऊंचाई और पेड़ की छाया की लंबाई, और इस उदाहरण में दोनों अनुपात 1.8 के बराबर है। अब एक उदाहरण और देखते हैं कि रस्सी की जितनी लंबाई ज्यादा होगी उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि रस्सी जो लंबी है उसका वजन ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर रस्सी का वजन अगर 10 ग्राम है तो 100 मीटर रस्सी का वजन 1000 ग्राम होगा, जो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि सीधे समानुपात के बारे में जाने क्यों? दैनिक जीवन में कुछ फायदा भी है या सिर्फ परीक्षा में पास करने के लिए जरूरी है? मेरे अनुसार ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में इसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जीवन सरल बना सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। आपने कहानी में ही देखा कि सामू ने बिना नापे टॉमी के शरीर की लंबाई का पता लगा लिया और काम कितना सरल हो गया। क्या सीधे समानुपात के ज्ञान के बिना सामू ऐसा कर सकता था? फिर मान लीजिए आपको एक लंबी रस्सी खरीदनी है, 100 मीटर या 200 मीटर। अगर लंबी बहुत रस्सी अगर बहुत लंबी है तो आप उसको नाप कर खरीदना चाहेंगे या वजन करके? नापने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर वजन करके खरीदेंगे तो जल्दी खरीद सकते हैं और काम जल्दी निपट जाएगा। तो हम उसे वजन करके ही खरीदना चाहेंगे। इसमें हमें समानुपात का ज्ञान का भी फायदा उठा सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 मीटर लंबी रस्सी ले लेंगे और उसको वजन कर लेंगे। मानते हैं वजन है 10 ग्राम। अब चूंकि हमें 100 मीटर खरीदना है तो अगर 1 किलोग्राम वजन वाली रस्सी खरीद लें तो उसकी लंबाई 100 मीटर होगी, है ना? तो आप बिना लंबाई नापे वजन करके एक खास लंबी रस्सी खरीद सकते हैं। काम हो गया ना सरल? अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें पेड़ की ऊंचाई को नापना है। यह भी काम कितना मुश्किल है, क्योंकि सीढ़ी लेनी पड़ेगी, फिर नीचे से ऊपर नापना पड़ेगा, जो इतना आसान
नहीं होगा, लेकिन हम सीधे समानुपात का उपयोग करके बिना ऊंचाई नापे पेड़ की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा पोल ले लेंगे जिसकी लंबाई को नापना आसान है। इस उदाहरण में उसकी लंबाई है 2.4 मीटर, और फिर उसकी छाया की लंबाई को भी नाप लेंगे जो इस उदाहरण में 1.3 मीटर है। अब पेड़ की छाया की लंबाई को भी माप सकते हैं, क्योंकि वो जमीन पर उसकी छाया रहेगी तो हम आसानी से वो भी माप सकते हैं, और इस उदाहरण में ये है 2.9 मीटर। अब सीधे समानुपात के ज्ञान का उपयोग करके हम उसकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, और सीधे समानुपात का ज्ञान ये है कि ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात पोल और पेड़ दोनों में बराबर रहेगा। अब गणित शास्त्र की एक पहचान है कि किसी भी सिद्धांत को हम किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से उपयोग में ला सकते हैं उसका भी उपाय सीखते हैं। अंग्रेजी में इसे जनरलाइजेशन और हिंदी में सामान्यीकरण कहते हैं। अब सीखते हैं कि सीधे समानुपात के सिद्धांत का हम सामान्यीकरण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला कदम होगा राशि का नामकरण। तो दो राशि हैं, उनको एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं। दूसरा कदम यह होगा कि जब x का मान x1 है तो y का मान y1 मान लें, और जब x का मान x2 है तो y का मान y2 मान लें। और तीसरे कदम में फिर हम जांच करेंगे कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो क्या y1 भी y2 से बड़ा है, या x1 अगर x2 से छोटा है तो क्या y1 भी y2 से छोटा है। अगर हाँ तो अगले कदम पर जाएं, वरना नहीं। फिर चौथे कदम में ये जांच करेंगे कि x1 y1 का अनुपात x2 y2 के अनुपात के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो अगले कदम पर जाएंगे, वरना नहीं। फिर पांचवें कदम में x1 y1 और x2 y2 दोनों के अनुपात को k से बदल लेंगे। और यहाँ पे गौर करें कि k जो एक स्थिरांक है x और y के संबंध का परिचायक है। छठे कदम में अगर y1 पता हो और x1 पता करना हो तो हम k और y को गुना करके पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर x पता हो और y पता करना हो तो x को k से भाग देकर जो मिलेगा वो y होगा। तो आप देख सकते हैं कि x के किसी भी मान के लिए y का मान और y के किसी भी मान के लिए x का मान पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं एक उदाहरण कि कैसे इस सिलसिलेवार ढंग का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक बोरे में 3 किलोग्राम बोरे का 3 किलोग्राम वजन है, तो उसमें टमाटर की संख्या है 15, और दूसरा बोरा है जिसका वजन 9 किलोग्राम है, तो उसमें टमाटर की संख्या है 45। अब प्रश्न उठता है कि तीसरे बोरे का वजन अगर 6 किलोग्राम है तो उसमें टमाटर की संख्या कितनी होगी, और चौथे बोरे में अगर टमाटर की संख्या 60 है तो उसका वजन कितना होगा। इसमें यह मान लेना है कि हर टमाटर का वजन एक ही है। तो पहले कदम में हम टमाटर का बोरे का वजन हम x मान लेते हैं और टमाटर की संख्या को y। फिर दूसरे कदम में देखते हैं कि अगर x1 3 के बराबर है तो y1 15 के बराबर, x2 अगर 9 के बराबर है तो y2 45 के बराबर। तीसरे कदम में जांच करते हैं तो पाते हैं कि अगर 9 3 से बड़ा है तो 45 15 से बड़ा है। इसका मतलब हम अगले कदम में जा सकते हैं।
फिर चौथे कदम में उनका अनुपात देखते हैं। तो x1 y1 का अनुपात है 1/5। उसी तरह से x2 y2 का अनुपात भी 1/5 है। इसका मतलब हम अगले कदम पे जा सकते हैं। पांचवें कदम में हम क्या करते हैं कि दोनों अनुपात को एक स्थिरांक k से बदल लेते हैं, जहां पर k बराबर है 1/5। छठे कदम में हम देखते हैं कि x 6 किलोग्राम है, तो y होगा x/k यानी 30 टमाटर। और फिर चूंकि y है 7 टमाटर, तो x होगा k और y का गुणनफल, जो कि 12 किलोग्राम है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं जो सीधे समानुपाती के ऊपर है। गणित शास्त्र की एक और पहचान है कि इसकी एक अपनी भाषा होती है, जो लंबी और कठिन बात को बहुत ही सरल और संक्षेप में कह देती है, जिसे याद रखना भी आसान होता है, एक दूसरे को बताना आसान होता है, और जिसके अर्थ में कभी कोई संदेह या दुविधा नहीं होती है। जैसे हम सीधे समानुपात के संबंध को इस सिंबल के साथ इस तरीके से दिखाते हैं, x प्रपोर्शन y या x सीधा समानुपात y। और x सीधा समानुपात y, इस बात से हम पूरी कहानी और अभी तक हमने जो भी बताया, सारी बात इसमें समाहित है। अब अगर x समानुपात y के है, तो हम कभी भी उसके बदले लिख सकते हैं x इक्वल टू k और y का गुणनफल, जहां k एक स्थिरांक है। अब हम प्रतिलोम समानुपात पे जाते हैं, जो कि सीधे समानुपात का ठीक उल्टा है। इसकी परिभाषा अगर देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर x और y दो परिवर्ती राशि हैं और उनमें ऐसा संबंध है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, और एक अगर घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है, यानी कि उल्टा होता है, परंतु उनका अनुपात नहीं बदलता। यानी x1 और x2 का अनुपात y2 और y1 के अनुपात के बराबर है। यहाँ गौर कीजिए, x1 x2 का अनुपात y1 y2 के अनुपात के बराबर नहीं, बल्कि y2 y1 के अनुपात के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसलिए अनुपात उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर उल्टा कर दें तो फिर x1 x2 के बराबर होता है। इसको हम लिखते हैं x समानुपात 1/y, या फिर x इंटू y इक्वल टू k। x और y का गुणनफल k के बराबर होता है, जहां k एक स्थिरांक है। अब देखते हैं कि सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात में अंतर क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम पता लगा सकें कि कहाँ पे सीधा समानुपात है और कहाँ पे प्रतिलोम समानुपात, और कोई संदेह न रहे। तो x सीधे समानुपात में x अगर बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, जबकि प्रतिलोम समानुपात में अगर x बढ़ता है तो y घटता है। सीधे समानुपात में x घटता है तो y भी घटता है। प्रतिलोम समानुपात में जबकि अगर x घटता है तो y बढ़ता है। सीधे समानुपात में x1 y1 और x2 y2 का अनुपात बराबर रहता है।
जबकि इसमें x1 y1 और y2 x2 का अनुपात बराबर रहता है। सीधे समानुपात में x और y के भागफल यानी x बटे y को एक स्थिरांक से बदल सकते हैं, जबकि प्रतिलोम समानुपात में x और y के गुणनफल को एक स्थिरांक से बदल सकते हैं। सीधे समानुपात को लिखते हैं x समानुपात y, जबकि प्रतिलोम समानुपात को लिखते हैं x समानुपात 1/y। अब दैनिक जीवन में भी प्रतिलोम समानुपात के कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जैसे पतंग जितना ऊंचा आसमान में उड़ता है उतना छोटा दिखता है। नल में जितने जोर से पानी आएगा बाल्टी भरने में उतना ही कम समय लगेगा। रसोई में मम्मी का हाथ पापा बटा दें, यानी एक के बदले दो काम में लग जाएं, तो भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। गाड़ी जितनी तेज चलती है मंजिल पहुंचने में उतना ही कम समय लगता है। अब हम प्रतिलोम समानुपात का सामान्यीकरण भी कर सकते हैं, वो देखते हैं। इसमें भी पहला कदम होगा राशि का नामकरण। दो राशियों को हम x और y के रूप में ले सकते हैं। दूसरे कदम में जब x का मान x1 है तो y का मान y1, और जब x का मान x2 तो y का मान y2 ले लेंगे। तीसरे कदम में फिर जांच करेंगे कि x अगर x1 से बड़ा है तो y y2 से छोटा है कि नहीं, या फिर x1 x2 से छोटा है तो y1 y2 से बड़ा है कि नहीं। अगर है तो अगले कदम पर जाएंगे, वरना नहीं। फिर चौथे कदम में देखेंगे x1 y1 का अनुपात और y2 x2 का अनुपात। ये अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो अगले कदम पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। फिर पांचवें कदम में हम x1 y1 का अनुपात और y2 x2 का अनुपात को एक स्थिरांक k से बदल लेंगे, या फिर x1 x2 का गुणनफल और y1 y2 का गुणनफल को भी हम एक k से बदल सकते हैं, और इस k को x और y के संबंध का परिचायक कहेंगे। छठे कदम में अगर अब y पता हो तो x को पता कर सकते हैं k डिवाइड बाय y या k बटे y से, और यदि x पता हो तो y को भी पता लगा सकते हैं k डिवाइड बाय x या k बटे x करके। अब x के किसी भी मान के लिए y का मान और y के किसी भी मान के लिए x का मान पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि उदाहरण की इस सिलसिलेवार ढंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक हौज है जिसमें अगर हम 5 नल लगा दें तो 14 घंटे में भर जाता है। अगर उसी हौज को 7 घंटे में भरना हो तो कितने नल लगेंगे। यहाँ पर x नल की संख्या ले लेते हैं और y को समय कहते हैं या घंटे। यहाँ अगर x1 5 के बराबर है तो y1 14 के बराबर है। अब हमें पता लगाना है कि अगर y2 7 के बराबर हो तो x2 कितना होगा। आपको पता है कि अगर ज़्यादा नल लगा देंगे तो कम समय में हौज भर जाएगा। इसका मतलब नल और समय में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है, और इसका उपयोग करके हम ये सूत्र लगाएंगे कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यानी कि 5 गुने 14 बराबर x2 गुने 7, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि x2 10 नल के बराबर है। यानी 10 नल अगर लगा दें तो हौज 7 घंटे में ही भर जाएगा। मेरी प्रस्तुति यहीं पर खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका समय व्यर्थ नहीं गया होगा।
फिर मिलेंगे।